नमस्कार स्टूडेंट्स। छुट्टियों के बाद आज अपनी पहली क्लास हो रही है। छुट्टियों से पहले आप लोगों को ग्रामर का एक टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली बताया था और उसके कुछ शब्द आप लोगों को करने के लिए दिए थे। आशा है आप लोगों ने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और एक जो बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल रही है उन्हें आप पूरे ध्यान से पढ़ें और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो संबंधित टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का अपना ग्रामर का टॉपिक है शब्द शक्ति। बोर्ड परीक्षा में शब्द शक्ति 2 अंक की पूछी जाती है, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और 2 तरीके से उस प्रश्न को पूछा जाता है, जो दोनों तरीके अपन आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि शब्द की शक्ति, हर एक शब्द में एक शक्ति छुपी हुई होती है। हर एक शब्द का अपना एक सामर्थ्य होता है और उसी को शब्द शक्ति कहा जाता है। साधारण शब्दों में यदि हम समझें तो शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ होता है वही अर्थ शब्द शक्ति कहलाता है। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि उस शब्द का प्रयोग हम किन अर्थों में कर रहे हैं। अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स, शब्द शक्ति की यदि सबसे छोटी कोई परिभाषा है तो वो ये है कि शब्द में अंतर्निहित का मतलब है उसके अंदर, शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को प्रकट करने का जो काम करता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ व्यापार कोई बिजनेस नहीं है, ये एक पूरी डेफिनेशन का ही एक अंग है। तो शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ होता है उस अर्थ को बाहर निकालने का जो काम करता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। वक्ता यानी बोलने वाला, अभीष्ट यानी जो हम चाहते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शक्ति के अनुसार देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। उसी प्रकार शक्ति के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, जिसका दूसरा नाम अभिधेयार्थ भी है। लक्षक के द्वारा जो आरोपित अर्थ होता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजक शब्द के द्वारा जो अन्य अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर से देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उस शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को बाहर निकालने का जो काम करता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द होते हैं 3 प्रकार के। पहला है वाचक। वाचक से जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। दूसरा है लक्षक। लक्षक से जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक से जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहला है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। अब बिल्कुल सीधे और साधारण शब्दों में यदि हम समझें
तो एक तो होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। बोलने वाले ने कोई वाक्य बोला और सुनने वाले ने उसको समझा, बिल्कुल फ्लैट सीधा अर्थ समझ लिया, उसके अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं आई, तो अभिधा शब्द शक्ति। बोलने वाला कोई वाक्य बोलता है लेकिन सुनने वाले को उसका सीधा या साधारण अर्थ नहीं मिलता है, तब वो लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करता है, वहां पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और जब बोलने वाला कोई वाक्य बोलता है, उसका न तो सीधा या सरल अर्थ प्राप्त होता है और न ही लक्षणों के आधार पर अर्थ प्राप्त होता है, बल्कि अन्य अर्थ प्राप्त होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने 3 वाक्य बोलूंगा। उन 3 वाक्यों को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके यहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं 3 सेंटेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। पहला सेंटेंस है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। 4 शब्द है इसमें, देखिए इस वाक्य में, और चारों के मैंने वाक्य बोला और आपने उसको समझा। आपने क्या समझा कि मोहन नाम का कोई लड़का है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। अब आपको इसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है और सामने वाला उसका सीधा अर्थ लेता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। अब आप दूसरा शब्द सुनिए, सेंटेंस सुनिए। दूसरे सेंटेंस में है कि मोहन तो गधा है। मोहन तो गधा है। अब कहने वाले ने ये वाक्य कहा, लेकिन सुनने वाले को अर्थ नहीं मिलेगा। क्यों? मोहन तो गधा है, वही 4 शब्द है। अब मोहन तो किसी लड़के का या आदमी का नाम है, और गधा जानवर हो सकता है। अब यदि वो आदमी है तब तो वो जानवर नहीं है, और यदि वो जानवर है तो वो आदमी नहीं है। तो जब बोलने वाले ने ये सेंटेंस बोला तो सुनने वाले को इसका सीधा अर्थ नहीं मिला, तो इसका अर्थ कैसे लेगा? लक्षण के आधार पर लेगा। अब लक्षण के आधार पर लेंगे तो गधे में जो लक्षण होते हैं, 2 लक्षण पाए जाते हैं, मान ली और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक तो गधा होता है बहुत हार्ड वर्कर, बहुत कठिन परिश्रमी है। तो या तो मोहन बहुत कठिन परिश्रमी है इसलिए उसको गधा कहा गया है, या गधा मूर्खता का पर्याय है, या मोहन मूर्ख है इसलिए उसको गधा कहा गया है। फिर से सेंटेंस को सुनिए, मोहन तो गधा है। अब इसका सीधा अर्थ नहीं मिल रहा है, सीधा अर्थ नहीं मिल रहा है तो लक्षणों के आधार पर अर्थ लेंगे, लक्षणों के आधार पर लेंगे तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा जो वाक्य है वो ये है कि प्रधानाचार्य ने कहा कि 4:30 बज गए। प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए। अब देखिए, इस सेंटेंस को जब बच्चों ने सुना तो उन्होंने अपना बैग पैक किया। इसी सेंटेंस को जब एक चपरासी ने सुना तो वो घंटी लगाने के लिए जाता है। ठीक है। इसी शब्द को, इसी सेंटेंस को किसी दूसरे टीचर ने सुना तो मान लीजिए छुट्टी के समय उसकी कहीं ड्यूटी होती है तो वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होगा। तो 3 जनों ने इस वाक्य को सुना और तीनों ने अलग अलग क्रियाएं की। तो जब बोलने वाला कोई वाक्य बोलता है और सुनने वाले उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। फिर से एक बार देखिए, शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ होता है उसको बाहर निकालने का जो काम करता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक से जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ, और जहां वाच्यार्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक से जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ, और जहां लक्ष्यार्थ निकलता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजक से जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ, और जहां व्यंग्यार्थ निकलता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति की डेफिनेशन देखिए। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए पंडित राम दहीन मिश्र ने
कहा है कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जहाँ साक्षात संकेतित अर्थ निकलता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहा जाता है। ये दूसरी परिभाषा। और तीसरी इसकी परिभाषा एक रीतिकालीन आचार्य ने दी है कि अनेकार्थक हु शब्द में एक अर्थ की भक्ति तिहि वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। ये तीन इसकी परिभाषाएं हैं। अब तीनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में एक डेफिनेशन, एक परिभाषा हमारे सामने आती है और वो है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्य अर्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का या शब्दकोशीय अर्थ का या नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का, अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो शब्द शक्ति मुख्य अर्थ का बोध कराए, जो वाच्यार्थ का बोध कराए, जो संकेतार्थ का बोध कराए, जो सरल अर्थ का बोध कराए और जो शब्दकोशीय यानी डिक्शनरी में जो शब्द का अर्थ है उसका बोध कराए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, आपके सामने दो परिभाषाएं हैं। ऊपर वाली परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन यदि आप ये याद करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी जो है वो सरल है, ये कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ये अभिधा की डेफिनेशन हो गई। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्दकोश में अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कनक। कनक के अनेक अर्थ होते हैं, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। कनक का कौन सा अर्थ लिया जाए इसका ज्ञान प्रसंग से अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध से होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं। पहला उदाहरण है कि मोती एक नटखट लड़का है। मोती, तो यहाँ पर हमने मोती का अर्थ लगाया क्या कि किसी लड़के का नाम है मोती। नटखट शैतान है, लड़का है, सीधा अर्थ फ्लैट एकदम समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर अभिधा है। उसके हार के मोती कीमती है। अब यहाँ मोती जो मन का जिसे बोलते हैं, यहाँ पर हम मोती का अर्थ ये लगाएंगे, ये शब्दकोशीय अर्थ है साहब। मोती, ऊपर वाले मोती का अर्थ तो अपन ने लड़का लगाया है, लेकिन नीचे वाले मोती का अर्थ जो हार के मोती होते हैं वो हमने लगाया है। अगला देखिए, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ हरि का अर्थ क्या है? हरि किसी लड़के का नाम है और वो पुस्तक पढ़ रहा है। सीधा सरल अर्थ समझ में आ रहा है, अभिधा शब्द शक्ति है। अगला सेंटेंस है, विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। अब हरि अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी है तो हरि का अर्थ भगवान भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है, तो यहाँ हरि का अर्थ बंदर लगाया गया है। तो विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अगला सेंटेंस है, गाय दूध देती है। सीधा वाक्य है, समझ में आ सकता है, गाय पशु है, दूध देती है। गधा घास चर रहा है, ये भी हमने सीधा समझ में आ रहा है। तो देखिए ये अभिधा के उदाहरण हैं जो अपन ने पढ़ा था कि शब्दकोशीय अर्थ। देखिए शब्दकोशीय अर्थ ऊपर वाले सेंटेंस में आ गया, अनेकार्थी अर्थ नीचे वाले दोनों सेंटेंस में आ गया और सीधे सरल अर्थ जो है वो नीचे वाले दो सेंटेंस में आ गया। ये अभिधा शब्द शक्ति है। फिर एक बार साधारण शब्दों में, जहाँ कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और सामने वाला उसका सीधा अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब हम अगली शब्द शक्ति जो है वो पढ़ेंगे और उसका नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति एक उसका अभिधा का एक उदाहरण और रह गया था कि शेर जंगल में रहता है। अब देखिए ये जो तीनों अंत के लास्ट की जो उदाहरण अपन ने पढ़े हैं, इन्हीं उदाहरणों से लक्षणा के भी उदाहरण बनेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लक्षणा शब्द शक्ति, मुख्यार्थ बाधेत्योगे रूढ़ित्योद प्रजोनयत, अन्यर्थो लक्ष्यते लक्षणारोपिता क्रिया। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो,
तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न बातें आवश्यक है। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा। अभिधा में मुख्य अर्थ मिल रहा था, कोई बाधा नहीं थी, लेकिन यहां मुख्य अर्थ में बाधा होगी। बाधा होगी तब क्या करेंगे? या तो रूढ़ि, रूढ़ि कहते हैं परंपरा, या प्रयोजन, किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है। शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष उद्देश्य, कोई प्रयोजन हो। उदाहरण देखिए, राम सदा चौकन्ना रहता है। राम सदा चौकन्ना रहता है। अब इसका यदि सीधा अर्थ देखें तो राम किसी लड़के का, किसी व्यक्ति का नाम है, सदा यानी हमेशा, चौकन्ना आमतौर पर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत चौकन्ना रहता है, सावचेत रहता है, अलर्ट रहता है। लेकिन चौकन्ना का वास्तविक अर्थ क्या है वो देखिए। चौका मतलब होता है चार, और कन्ना यानी कान, यानी चार कान है। अब इसका यदि सीधा अर्थ निकले, सीधा अर्थ ये है कि राम हमेशा चार कान रखता है। अब चार कान तो नहीं हो सकते ना, कान तो दो ही है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि दो कानों से हम सुनकर सजग रहते हैं, तो ये व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा सजग रहता है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहता है, इसलिए इसको चार कानों वाला कहा गया। भाई दो कानों से सुनकर हम सजग रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा सजग रह रहा है, जैसे इसके चार कान हो। ठीक है। तो ये लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। सीधा अर्थ तो क्या हुआ कि चार कान है। अब अपन सब जानते हैं कि चार कान तो नहीं हो सकते हैं, तो लक्षणों के आधार पर क्या अर्थ लेंगे कि जिस प्रकार व्यक्ति दो कानों से सजग रहता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सजग रहता है, इसलिए इसको चौकन्ना कहा गया है। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। जो उदाहरण आपको मैंने अभी शुरू में बताया था, मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। अब मोहन का नौकर कोई आदमी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं गधा है। अब गधा है तो नौकर नहीं हो सकता है, और नौकर है तो गधा नहीं हो सकता है। क्या कारण है कि उसने अपने नौकर को गधा कहा? दो कारण हो सकते हैं, जो शुरू में मैंने बताया था कि या तो बहुत ही मेहनती है या मूर्ख है। गधा मूर्खता का भी पर्याय है और गधा कठिन परिश्रम का भी पर्याय है। तो जरूर मोहन के नौकर में इन दोनों में से कोई एक विशेषता है, इसलिए उसको गधा कहा गया है। अब सीधा अर्थ समझने में बाधा आ रही है, बाधा आ रही है तो लक्षणों के आधार पर, भाई मोहन में से क्या लक्षण है कि उसको गधा कहा गया है? ये दो लक्षण है, इसलिए उसको कहा गया है। तीसरा उदाहरण देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर थे और पंजाब के शेर थे। शेर एक पशु होता है, अपन सभी जानते हैं, लेकिन शेर के लक्षण क्या है? शेर जंगल का राजा होता है और शेर किसी से डरता नहीं है। तो शायद लाला लाजपत राय जी के लिए ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अंग्रेज़ों से कभी डरे नहीं, इसलिए उनको पंजाब का शेर कहा गया है। तो लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया गया है यहाँ पर। यह तो नीरी गाय है। नीरी का मतलब बिल्कुल। किसी औरत के लिए कहा जाए कि सरला तो गाय है। अब सरला लड़की का या औरत का नाम है, गाय एक पशु है। अब सरला को गाय क्यों कहा गया है? क्योंकि गाय सरलता का प्रतीक होती है। सरला जरूर बहुत ही सरल स्वभाव वाली है, इसलिए उसको गाय कहा गया है। ठीक है। तो ये लक्षणा के उदाहरण थे। अब देखिए साहब, लक्षणा के दो भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़ा लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। जब किसी रूढ़ी परंपरा से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं वहां तो रूढ़ा लक्षणा, और जब किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं वहां प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, जब किसी का वाक्य, काव्य नहीं है वाक्य, जब किसी वाक्य रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ी या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं।
अब देखिए, यदि कोई भी वाक्य है और वो मुहावरे से बना हुआ है, इसका मतलब वो लक्षणा का उदाहरण है, और लक्षणा में भी किसका? रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, आमतौर पर हम कहते हैं भाई मोहन, अरे भाई वो तो हवा से बातें कर रहा है। अब हवा से कोई बात कर सकता है क्या? ना। हवा से बातें करने का क्या मतलब है? बहुत तेज चलता है, बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए उसके लिए ऐसा कहा गया है। ये मुहावरा है, हवा से बातें करना। बाजार में लाठियाँ चल रही है, लाठी जैसे आदमी पाँवों से चलता है वैसे लाठी थोड़ी चल रही है ना। लेकिन हम यदि ये कहें कि आज तो बाजार में लाठियाँ चल रही है, तो सामने वाला उसका अर्थ क्या लेगा? आज बाजार में लड़ाई हो रही है। तो ये लक्ष्यार्थ है सर। उसने तो मेरी नाक कटा दी। अब नाक कोई चाकू से, एक तलवार से, एक वैसे थोड़ी कटाई जाती। कोई भी ऐसा काम करे जिससे इज्जत धूमिल हो, तब अपन इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी के मुहावरे से बना हुआ कोई भी वाक्य है तो वो लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण होता है। अगला उदाहरण देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। कहते हैं वो 9-2-11 होना, मुहावरा है 9-2-11 होना, यानी भाग जाना। तो पुलिस को देखकर चोर भाग गए। ये सारे के सारे उदाहरण हैं रूढ़ा के, क्योंकि ये सब मुहावरों से बने हुए हैं। आगे देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा। जब किसी विशेष प्रयोजन यानी उद्देश्य से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उसका आश्रम गंगा में है, उसका आश्रम गंगा में है। अब गंगा नदी में थोड़ी है, गंगा नदी के किनारे है, यह अर्थ लगाएंगे। अब सिंह अखाड़े में उतरा है, अखाड़ा जहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, और शेर जंगल में रहता है। अब शेर कभी कुश्ती लड़ने के लिए थोड़ी आता है ना। जरूर जो पहलवान है वो बड़ा बहादुर है, और जब वो अखाड़े में उतरा है तब किसी ने कहा है कि अब मेरा शेर उतरा है। मतलब जिस प्रकार शेर किसी से नहीं डरता है, जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार मेरा पहलवान भी किसी से नहीं डरता है। लाल पगड़ी आ रही है, पगड़ी साफे को बोलते हैं, टोपी। तो लाल पगड़ी, पगड़ी या साफा या टोपी चल के तो आती नहीं है, जरूर लाल पगड़ी लगाया हुआ कोई आदमी आ रहा है, इसलिए अपन कहते हैं। अपन कई बार बोलते हैं ना, ए ब्लैक शर्ट इधर आओ, ए लाल टोपी इधर आओ। तो न तो शर्ट चल कर आता है, न टोपी चल कर आता है। हम किस में बोल रहे हैं? हम लक्षणा शब्द शक्ति में बोल रहे हैं। और लक्षणा में भी कौन सी लक्षणा? प्रयोजनवती लक्षणा में बोलते हैं। वह तो निरी बिल्कुल गाय है, बहुत सीधी सरल है। अब देखो एक सेंटेंस आया था, फिर देख चलिए कि गाय घास चर रही है। गाय है, पशु है, घास चर सकती है, ये अभिधा का उदाहरण है, सीधा अर्थ ग्रहण हो रहा है। और ये कहे कि मोनिका गाय है, अब मोनिका लड़की का या औरत का नाम है, और गाय एक पशु है, वो हो नहीं सकती है। तो मुख्य अर्थ में बाधा आई, बाधा आई तो लक्षणों के आधार पर लिया। लक्षण गाय के क्या है? गाय बहुत ही सरल स्वभाव वाली होती है, तो मोनिका जरूर सरल स्वभाव वाली, इसलिए उसके लिए ऐसा कहा गया है। अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है। अब अध्यापक ने मोहन को गधा इसलिए कहा है क्योंकि या तो मोहन बहुत ही कठिन परिश्रमी है, या मोहन मूर्ख है, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सेंटेंस बोलता है वो इन 3 शब्द शक्तियों में ही बोलता है। या तो अभिधा में बोलेगा सीधा, ठीक है, जैसे आप सुबह उठते हैं सोकर, तो एक आपके पापा ने कहा कि हाँ बेटा उठ गए, ठीक है, ये तो है अभिधा। और दूसरा आपके पापा गए, हो ये देखो महाराज अब उठे हैं। इसका मतलब कौन सी शब्द शक्ति में बोल रहे हैं? लक्षणा में बोल रहे हैं। तो हम हमारे घर में दिन भर में जितने भी सेंटेंस बोलते हैं या हम सुनते हैं वो किसी न किसी शब्द शक्ति में होते हैं। इसलिए रोजाना घर में आप सेंटेंस बोलते हो या सुनते हो, वो आप उनको अलग अलग और हमेशा सोचते रहो कि यार ये सेंटेंस कौन सी शब्द शक्ति का है, ये कौन सी शब्द शक्ति का है। शब्द शक्ति आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के अभिप्रेत, अभिप्रेत का मतलब है जो हम चाहते हैं, अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से, न तो मुख्यार्थ से हो रहा है न लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से होता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। अब प्रधानाचार्य जी की बात को टीचर ने सुना,
तो टीचर ने अपना लेसन ख़त्म कर दिया, अपनी बुक नोटबुक जो है वो बंद करके रख दी। बच्चे ने सुना, बच्चे ने बैग पैक कर लिया। चपरासी ने सुना, वो घंटी लगाने के लिए दौड़ा। किसी की कहीं ड्यूटी लगी हुई है, उसने सुना तो वो अपने काम पर जा रहा है। 4 लोगों ने इस वाक्य को सुना, चारों की क्रियाएं अलग अलग है। तो जब बोलने वाला व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है और सुनने वाले उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। अब इस सेंटेंस को किसी महिला ने सुना तो वो दिया बाती करने के लिए मंदिर की तरफ जा रही है। किसी और दूसरी महिला ने सुना, उसको गाय का दूध निकालना है तो वो बाल्टी लेकर जाती है। किसी औरत को खाना बनाना है तो वो खाना बनाने में जुट जाती है। 3 जनों ने सुना, तीनों की क्रियाएं अलग अलग हुई। वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं साहब, एक तो शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। देखिए स्टूडेंट्स, एक अपन अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे और जब अलंकारों के भेद पढ़ेंगे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है, सेम उस समय भी मैं आपको बताऊंगा। शाब्दी व्यंजना, जहाँ शब्द विशेष में व्यंजना हो और उस शब्द को हटा दें तो व्यंजना खत्म हो जाए, वहाँ शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, जहाँ शब्द को हटाने से भी व्यंजना बनी रहे, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रहती, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अतः शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थी शब्दों में होती है, जैसे चिर जीवो, जोरी जुरे, क्यून सने गंभीर, को घटी, ये वृष भानुजा बे हलदर के बीर। अब यहाँ वृष भानुजा के 2 अर्थ निकल रहे हैं साहब, गाय और राधा। उसी प्रकार हलदर के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, बैल और बलराम। ये जो दोहा है इसका अर्थ अपन जब अलंकार पढ़ेंगे, और अलंकारों में क्या पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय ये आपको समझाया जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आर्थी व्यंजना जब किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी बनी रहे, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले सुनने वाले शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराती है, जैसे सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जातो अजो है बह जमुना के तीर। आपको चौथा पाठ पढ़ाया था बिहारी वाला, उसमें ये दोहा है, उस समय आपको अर्थ इसका समझाया हुआ है। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिनों, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बताया गया है। अब देखिए साहब, प्रश्न आता है अभिधार लक्षणा में क्या अंतर है, ये अंतर आ गया। लक्षणार व्यंजना में क्या अंतर है, ये आ गया, उदाहरण के साथ आ गया, ठीक है। ये आपको पूरा करना है और प्रश्न उत्तर आपको कौन से करने हैं वो मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। धन्यवाद।